सुल्ताना डाकू के नाम से कुख्यात सुल्तान सिंह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बिजनौर मुरादाबाद इलाके में रहने वाले घुमंतू और बंजारे भांतू समुदाय से था। भांतू अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। वे मानते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के हाथों हुई महाराणा प्रताप की पराजय के बाद भांतू समुदाय के लोग भागकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। अंग्रेज सरकार ने भांतू समुदाय को अपराधी जाति घोषित किया हुआ था और वहीं उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखती थी। यह बात सच भी थी क्योंकि इस समुदाय के लोगों को लेकर सामाजिक धारणा भी यही थी। इस बात को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करने के लिए भांतुओं ने अति प्रसिद्ध पुरखे गुल्फी का नाम लिया जाता है, जो एक कुख्यात लेकिन बेहद कुशल चोर था। खुद सुल्ताना का दादा गुल्फी का अवतार माना जाता था। सुल्ताना का जन्म मुरादाबाद जिले के हरथला गांव में हुआ। बताया जाता है कि अलबत्ता अन्य स्थानों पर उसका जन्म स्थान बिलारी और बिजनौर भी बताया गया है। सुल्तान की मां कांठ की रहने वाली थी। अंग्रेजों ने कांठ के भांतू समुदाय को नवादा में साल्वेशन आर्मी के कैंप में पुनर्वासित कर दिया था और सुल्तान का बचपन वहीं बीता। अंग्रेज सरकार का मानना था कि कैंप में रहने से इस समुदाय के बच्चे भले नागरिक बन सकेंगे। सुल्ताना अपने जीवन काल में ही एक मिथक बन गया था। उसके बारे में यह जनधारणा थी कि वह केवल अमीरों को लूटता था और लूटे हुए माल को गरीबों में बांट देता। यह एक तरह की सामाजिक न्याय करने का उसका तरीका था। जनसाधारण इस तथ्य को लेकर भी निश्चित है कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। यह अलग बात है कि उसे एक गांव के प्रधान की हत्या करने के आरोप में फांसी दे दी गई। बेहद साहसी और दबंग सुल्ताना ने अपने अपराधों के चलते उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश में अपना आतंक फैलाया। सुल्ताना का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व में गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक पसरा हुआ था। पुलिस उसे खोजती रहती थी, लेकिन वह अपनी चालाकी से हर बार बच जाता था। कहते हैं कि वह डकैती डालने से पहले लूटे जाने वाले परिवार को बकायदा चिट्ठी भेजकर अपने आने की सूचना दिया करता था। जिम कार्बेट ने अपनी प्रसिद्ध किताब में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्तान ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी की भी लूट नहीं की। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उसे चंदा मांगा गया उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा उसने उन सामान का हमेशा 2 गुना दाम चुकाया। अपने अंतिम वर्षों में अपने कार्यक्षेत्र को मुख्यतः कुमाऊं के तराई भाबर से लेकर नजियाबाद तक सीमित कर चुका था। जिम कार्बेट के किताबों में बार बार काला डूंगी, रामनगर और काशीपुर का जिक्र आता है। बताया जाता है कि सुल्तान ने नजियाबाद में एक वीरान पड़े किले को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया था। 400 वर्ष पहले नवाब नजीबुद्दौला के द्वारा बनाए गए इस किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं और यह एक दिलचस्प तथ्य है कि आज भी उसे नजीबुद्दौला का नहीं बल्कि सुल्ताना का किला कहा जाता है। हालांकि सुल्ताना खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। वह छोटे कद का सांवली रंगत वाला एक मामूली आदमी था जिसके ढंग की दाढ़ी मूछें भी नहीं थी। फिलहाल उसके मन में ठाकुरों के लिए अदब और सम्मान था, जबकि व्यापारी वर्ग से वह नफरत करता था और उसी को अपना शिकार बनाता था। उसके गर्व और विद्वेष के 2 उदाहरण इस तथ्य में देखे जा सकते हैं कि उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा हुआ था और कुत्ते का नाम राय बहादुर। 300 सदस्यों के सुल्ताना के गिरोह के पास आधुनिक हथियार तो थे ही, वह बेहद वफादार और अनुशासित भी था। ऐसे संगठित गिरोह के सामने पुलिस भी भयभीत रहती थी। चूंकि सुल्ताना अपने इलाके में गरीबों के बीच एक मसीहा माना जाता था, चप्पे चप्पे में लोग उसके जासूस बन जाने को तैयार रहते थे। अनेक ब्रिटिश अफसर उसे दबोचने के काम में लगाए गए, लेकिन कोई भी सफल न हो सका।
अंततः टेहरी रियासत के राजा के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए एक कुशल और दुस्साहसी अफसर फ्रेडी यंग को बुलाया। आगे जाकर फ्रेडी यंग का नाम इतिहास में सुल्ताना के साथ अमिट रूप से दर्ज कर दिया गया, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद फ्रेडी ने न केवल सुल्ताना को धर दबोचा, उसने सुल्ताना की मौत के बाद उसके बेटे और उसकी पत्नी की जैसी सहायता की, वह अपने आप में एक मिसाल है। उसके बारे में यह जनधारणा थी कि वह केवल अमीरों को लूटता था और लूटे हुए माल को गरीब। और अंततः 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया। सुल्तान के साथ उसके साथी पीतम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए थे। इस पूरे मिशन में कार्बेट ने भी यंग की मदद की थी। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा गया। फांसी की सजा सुनाई गई। हल्द्वानी की जेल में 8 जून 1924 को फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।